हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम टू ज्ञानतु। तो आज का जो चैप्टर है, आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। देखिए, सेल डिवीजन क्या है। जब हम लोग को चोट लगता है, कहीं भी चोट घाट होता है या ऑपरेशन होती है, तो फिर वह रिकवर हो जाता है। ठीक है, तो क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ कोशिका का विभाजन हो जा रहा, मतलब वहाँ नया कोशिका, विभाजन मतलब टूट कर नया कोशिका बन जा रहा, उसी को कोशिका विभाजन कहते हैं। तो कोशिका विभाजन क्या है? एक कोशिका अपने आप, एक मिनट, एक कोशिका अपने आप को विभाजित करके बहुत से नई कोशिका बनती है या बनाती है। इसे ही कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है, यानी एक सेल है, वह वहां से टूट जा रहा है और फिर वहां से क्या बन रही है? नई दो कोशिका बन रही है, 2 से 4 बन रही है, तो उसे ही कोशिका विभाजन कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। और मैंने जब सेल को बता रहा था कि सेल के महत्वपूर्ण अंगों को, उसमें मैंने बताया था कि जो सेंट्रोसोम होते हैं, जिसको हम लोग तारकाय कहते हैं, तारकाय जंतु कोशिका में जो होते हैं, वे ही कोशिका का विभाजन करते हैं, वही सेल डिवीजन का काम करते हैं। तो सबसे पहले कोशिका विभाजन कौन करता है? सेल डिवीजन करते हैं। और कोशिका विभाजन में क्या होती है? तो कोशिका विभाजन में क्या होती है? एक कोशिका विभाजित होकर नई कोशिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं कि एक पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल मतलब यहाँ पेरेंट सेल बोल सकते हैं या मदर सेल, मतलब जो कोशिका का विभाजन होना है, जिस कोशिका को नए कोशिका बनाना है, तो जिस कोशिका का विभाजन होना है उसको पेरेंट सेल कहते हैं। और यहाँ से फिर आप देखिए अलग अलग सेल बन रहे हैं, यहाँ सेल बन रहे हैं, यहाँ सेल बन रहे हैं, तो इसको डॉटर सेल, जो नई कोशिका बनती है उसको डॉटर सेल कहते हैं। और जिस कोशिका का विभाजन होता है उसको मदर सेल कहते हैं, पेरेंट सेल कहते हैं, या इसको मातृ कोशिका बोलते हैं। हिंदी में डॉटर सेल को संतति कोशिका कहते हैं, संतति कोशिका कहते हैं। तो ये आपका कोशिका का ये क्यों विभाजन, ये आप सब लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग कि कोशिका विभाजन क्यों जरूरी है। कोशिका विभाजन क्यों जरूरी है? ठीक है, देखिए, अगर कोशिका का विभाजन नहीं होगा तो शरीर का निर्माण नहीं होगा। अगर शरीर का निर्माण हो भी जाता है तो फिर अगर कहीं चोट घाट लग जाता है, कुछ टूट जाता है, आपका हड्डी टूट जाता है, ऑपरेशन करके ठीक हो जाता है, या कहीं खरोच लग जाती है, कुछ कहीं भी दुर्घटना हो जाती है, तो वहाँ नई कोशिका आके निर्माण। तो कोशिका विभाजन इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरे शरीर का निर्माण के लिए कोशिका विभाजन जरूरी है, और टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करने के लिए कोशिका विभाजन जरूरी है। आई होप दिक्कत नहीं होगा। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा है, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन को सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट थे, विरचाव। कौन थे? विरचाव। विरचाव ने सर्वप्रथम कोशिका विभाजन को देखा था। ठीक है, माइक्रोस्कोप में लगा के देखे कि कोशिका का विभाजन कैसे होता है। कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? अगर कोशिका का विभाजन होता है तो यहाँ कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? और यहाँ से क्वेश्चन, जनरली क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं और स्टूडेंट यहाँ काफी कंफ्यूज करते हैं। तो देखिए, कोशिका विभाजन जो है वह 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका असूत्री, जिसको इंग्लिश में अमाइटोसिस कहते हैं। एक है आपका समसूत्री, माइटोसिस, और एक है आपका अर्धसूत्री, मियोसिस। ठीक है, तो कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार से कोशिका का विभाजन होता है आपका, एक असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री, अमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके जानेंगे कि असूत्री विभाजन कौन क्या है, समसूत्री विभाजन क्या है और अर्धसूत्री विभाजन क्या है। असूत्री विभाजन, देखिए, असूत्री विभाजन जो होगा वह आपके एकदम सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव में होगा, लाइक बैक्टीरिया। असूत्री विभाजन किसमें होगा? तो ये विभाजन जो होंगे ये आपका बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया में होंगे। ठीक है, यानी जीवाणु में होंगे। सूक्ष्म जीव मतलब ऐसे जीव जो नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जो नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जिसको माइक्रोस्कोप से जो हमें दिखते नहीं है। ठीक है, तो बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव में होंगे। अमीबा, आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अमीबा के बारे में। ईस्ट, अमीबा, ईस्ट, प्रोटोजोआ। ठीक है, ये सब पूछा जाता है। तो प्रोटोजोआ, तो इन सब
सभी में जो छोटे छोटे जीव होते हैं जो एकदम नंगी आंखों से नहीं देखते उसमें असूत्री विभाजन होगा। क्यों होगा असूत्री विभाजन? क्योंकि इसमें जो है आपका कोशिका के अंग बहुत ही कम पाए जाते हैं। अगर पाए जाते जैसे मैंने बताया था, या और इसके साथ साथ इसको आप लिख सकते हैं प्रोकैरियोटिक आपका कोशिका में। कल मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक तो प्रोकैरियोटिक जो आपके कोशिका होते हैं सेल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, तो सबसे आसानी इसी में होते हैं। सबसे आसानी मतलब एक इसमें होता है क्या है कि एक कोशिका आपके टूटेंगे, ये आपको मैं दिखा रहा हूं, क्ले है, ठीक है। इसमें होता है क्या है कि एक कोशिका आपके टूटेंगे और उससे फिर आपके दो नए कोशिका का निर्माण हो जाता है। लाइक ये मेरे पास आप देख रहे हैं क्ले मतलब जो बच्चे लोग जिससे खेलते हैं, ये एक आपका मान लीजिए एक क्ले है, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, इससे ये धीरे धीरे इनका साइज बढ़ने लगेगा। जब कोशिका विभाजन होगा तो इनका साइज ऐसे बढ़ने लगेगा, लंबा होने लगेगा, और बाद में बीच में केंद्रक होते हैं, ठीक है ना, तो ये टूट के ऐसे अलग हो जाएंगे, दो कोशिकाओं में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से विभाजन हो जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जीव में कौन सा विभाजन होता है? क्वेश्चन आएगा आपका कि प्रोकैरियोटिक जीव में कौन सा विभाजन होता है? असूत्री। बैक्टीरिया में कौन सा होता है? असूत्री होता है। सूक्ष्म जीवों में कौन सा विभाजन होता है? तो असूत्री विभाजन होता है। यहाँ आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं करना है, जहां भी असूत्री, अ का मतलब ही वही हो गया, ठीक है, असूत्री, अमाइटोसिस। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग समसूत्री विभाजन। देखिए समसूत्री विभाजन इसी में सब जो है आपका थोड़ा टाइम टेकन है, ठीक है। समसूत्री विभाजन इसमें थोड़ा टाइम टेकन है। देखिए समसूत्री विभाजन जो होता है मानव में, ह्यूमन में जो विभाजन होता है वह कौन सा विभाजन होता है? ये समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस होता है। यानी आपको जो चोट लग रहा है, जो भी हो रही है, आपका शरीर का निर्माण हो रहा है, किसके चलते हो रहा है? समसूत्री विभाजन। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि मानव में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन होता है क्या, और उसके बाद एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो दोनों होते हैं, समसूत्री और अर्ध, लेकिन फर्क ये है कि यह विभाजन 99%, ठीक है, मतलब 99% जो है पूरे शरीर का, देखिए समसूत्री, ठीक है, 99% पूरे शरीर का निर्माण इसी विभाजन के द्वारा होता है। सिर्फ 1% जो विभाजन है अभी मैं पढ़ाऊंगा वह अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। 99% पूरा बॉडी जो आप देख रहे हैं वह किसके चलते निर्माण हुआ? इस विभाजन के चलते, ठीक है। इसको यह विभाजन क्वेश्चन आता है कि वह विभाजन कहाँ होता है? तो यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। कायिक कोशिका, कायिक कोशिका इसको बोलते हैं स्टोमेटिक सेल, स्टोमेटिक सेल, ठीक है, कायिक कोशिका में होता है। हमारा शरीर यानी काया क्या चीज से बना हुआ? कायिक कोशिका से बना हुआ है। तो समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका स्टोमेटिक सेल से बना हुआ, और पूरे शरीर का 99% भाग जो है वह किससे होता है? समसूत्री विभाजन से होता है। अब यह समसूत्री विभाजन जो है, अब देखते हैं कि समसूत्री विभाजन कितने प्रकार के होते हैं। तो अब आता है कि आखिर ये समसूत्री विभाजन किस प्रकार से होते हैं, कितने चरणों में पूरा होता है। तो ये समसूत्री विभाजन जो होते हैं ये आपके इनके 5 चरण होते हैं, यानी 5 भागों में। क्वेश्चन भी आता है कि समसूत्री विभाजन के कितने स्टेज होते हैं, तो ये 5 स्टेज होते हैं। पहला जो स्टेज होता है वह होता है इंटरफेज, यानी इंटरफेज में सबसे पहले क्या होगा, आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो लगभग 6 महीने साल भर से आप एग्जाम की तैयारी करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब विभाजन होना है, कोशिका का टूट के नई कोशिका बनना है, तो यह विभाजन शुरुआत हो जाता है, ठीक है, इसमें सारा प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इंटरफेज में ही आपका शुरुआती फेज कौन सा होता है? समसूत्री विभाजन का इंटरफेज। तो सबसे ज्यादा टाइम किस में लगेगा? एग्जाम की तैयारी कर रहे 6 महीने साल भर से, तो इंटरफेज में सबसे शुरू में तो सबसे ज्यादा टाइम, इसमें टाइम सबसे ज्यादा लगता है, ठीक है, समय सबसे ज्यादा, टाइम ज्यादा, ओके। तो समसूत्री विभाजन के किस फेज में सबसे ज्यादा टाइम लगता है? इंटरफेज में लगता है। दूसरी बात यहाँ पास क्या होता है कि केंद्रक अपना मतलब केंद्रक जो है विभाजन हो रहा है, मतलब जितने अंग हैं कोशिका के वे 2 भागों में बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास आपका केंद्रक विभाजन होने के लिए तैयार होना शुरू हो जाता है, कोशिका झिल्ली बनना शुरू हो जाती है। तो किस फेज में केंद्रक विभाजन शुरू हो जाती है? इंटरफेज में।
शुरू होता है, अभी विभाजन नहीं हुआ, कोशिका झिल्ली वगैरह सब विभाजन शुरू हो जाती है। तो समसूत्री विभाजन की सबसे पहली अवस्था है इंटरफेज, सबसे बड़ी अवस्था है इंटरफेज। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, यहाँ मैंने बताया कि केंद्रक का मतलब बनना शुरू हो जाता है। यहाँ क्या होता है कि केंद्रक पूरी तरह से विभाजन हो जाती है। केंद्रक यहाँ पूरी तरह से विभाजन हो जाती है। देखिए हर एक केंद्रक विभाजन हो गया, मतलब ये आपका सेल है, ठीक है। अब यहाँ केंद्रक विभाजन, ये एक यहाँ पर से आपका केंद्रक है, तो एक केंद्रक और बनना यहाँ शुरू हो जाता है। कहाँ? प्रोफेज में। केंद्रक आपका विभाजन यहाँ पर ये केंद्र एक है, यहाँ एक है, दो केंद्रक बनके ऑलरेडी हो गया। अब बाकी अंग कोशिका, ये कोशिका के अंग है, यहाँ भी है, तो दोनों तरफ से केंद्रक विभाजन, अगर केंद्रक हो गया तो बाकी सब क्लियर हो जाएगा। तो प्रोफेज में केंद्रक का विभाजन हो जाता है। केंद्रक के विभाजन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि समसूत्री विभाजन के अंतर्गत कैरियोकाइनेसिस क्या होते हैं, तो केंद्रक का विभाजन ही कैरियोकाइनेसिस कहलाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जबकि कोशिका का जो विभाजन हो जाता है समसूत्री के विभाजन के अंदर, उनके जीवद्रव का विभाजन, उसको बोल देते हैं, जो कोशिका विभाजन, उसको साइटोकाइनेसिस। तो ये क्वेश्चन दो पूछे जाते हैं, साइटोकाइनेसिस क्या है और कैरियोकाइनेसिस क्या है। उसके बाद आ जाते हैं मेटाफेज। देखिए जब समसूत्री विभाजन होता है तो मेटाफेज में क्या होता है ना, एक स्प्लिंडर फाइबर होता है। स्प्लिंडर एक धागा, ये क्या होता है, एक धागे के जैसे होती है। मान लीजिए ये तैयार हो रहा है समसूत्री विभाजन, तो ऐसे करके इसको बांध दिया जाता है ताकि केंद्रक यहाँ है, एक केंद्रक, ये दोनों कोशिका अलग होने लगी, ठीक है, ठीक। तो ये स्प्लेंडर फाइबर जो है प्रोफेज में पूरी तरह से तैयार, स्प्लेंडर फाइबर यहाँ तैयारी शुरू हो जाती है, ठीक है। स्प्लेंडर फाइबर प्रोफेज में इसका तैयारी शुरू हो जाती है, और यहाँ मेटाफेज में ये स्प्लेंडर फाइबर आके इसको पूरी तरह से तैयार कर देता है। यहाँ शुरू हो रही है और ये यहाँ टूटने के कागार पर रहता है, पूरी तैयार हो जाती है। स्प्लेंडर फाइबर कहाँ बनना शुरू होता है? प्रोफेज में। कहाँ बन के रेडी हो जाती है? मेटाफेज में रेडी हो जाती है। और ये मेटाफेज जो है आपका मेन होता है, ये सेंटर है एक तरह से, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं एनाफेज। एनाफेज में अब क्या होता है कि स्प्लिंडर फाइबर बन गया, धागा बन गया, अब इसको ये बीच से टान देंगे तो दो कोशिका अलग हो जाएंगे। अब जितने पार्ट्स हैं, एक इधर भागेंगे अपने और एक इधर भागेंगे, यानी पोल तरफ भागेंगे, ध्रुव। इस पोल को क्या कहते हैं? ध्रुव। साउथ पोल, नॉर्थ पोल बोलते हैं, ये भी ध्रुव। तो किस फेज में सारे कोशिका के अंग ध्रुव तरफ चल जाएंगे? तो ये चल जाएंगे आपके एनाफेज में। एनाफेज में सारे अंग ध्रुव की ओर चल जाते हैं, स्प्लिंडर फाइबर क्योंकि वहां से टान दिए हैं। तो ये एनाफेज में सभी अंग ध्रुव की ओर चल जाएंगे। ध्रुव मीन्स पोल, ठीक है। और यह जो फेज होता है, यह फेज आपका सबसे छोटा होता है। सबसे ज़्यादा टाइम इंटरफेज में लगा, सबसे कम टाइम, क्योंकि यहाँ रेडी हो गए हैं, बस उसको टान दिया गया है, तो सबसे कम टाइम, सबसे कम समय कहाँ लगा है आपका? सबसे कम समय कहाँ लगा है? एनाफेज में। उसके बाद आता है टेलोफेज। टेलोफेज ये कोशिका विभाजन, समसूत्री विभाजन के अंतर्गत सबसे अंतिम अवस्था कौन सी होती है? तो टेलोफेज, अंतिम अवस्था। ये आपको पांचों फेज, अंतिम अवस्था, ये आपको पांचों फेज याद रखना होगा। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा टफ है कि समसूत्री विभाजन 5 फेज में होती है। इंटरफेज में शुरुआत होता है विभाजन की क्रिया, और यह सब में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें कोशिका का और केंद्रक का बनना शुरू हो जाता है। प्रोफेज में आके केंद्रक डिवाइड हो जाता है। किस फेज में केंद्रक डिवाइड हो जा रहा है? प्रोफेज में, और स्पिंडल फाइबर बनना शुरू होता है। मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर बन के तैयार हो जाता है। एनाफेज में सबसे कम टाइम लगता है, और आपका क्या हो जाता है, इसमें सबसे जो सारे अंग हैं वह ध्रुव की ओर चल जाते हैं। इसके बाद आ जाता है टेलोफेज। टेलोफेज में विभाजन समाप्त हो जाता है। तो ये 5 फेज आपको याद रखना है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब है इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन। देखिए अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, अच्छा समसूत्री विभाजन में एक चीज जान लीजिएगा कि जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें क्या होता है ना कि एक आपका सेल, जो मैंने बताया कि एक सेल टूट के 2 नए सेल का निर्माण होता है, ठीक है। तो यानी मदर सेल टूट रहे तो 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। लेकिन और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, एक सेल अगर एक कोई कोशिका टूट रही है तो कितना निर्माण होगा? 4 नई कोशिका का निर्माण होगा, 4।
तो यह क्वेश्चन भी रहता है जब समसूत्री और अर्धसूत्री का क्लियर दिया हाँ, जब ये क्वेश्चन भी आता है। एक्सक्यूज मी। चलिए अब हम लोग आते हैं अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस, जिसको इंग्लिश में हम लोग मियोसिस कहते हैं। देखिए समसूत्री विभाजन में बताया कि एक आपका पेरेंट सेल या एक मदर सेल से कितने 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन से क्या होता है कि एक पेरेंट्स या एक मदर सेल से 4 आपकी कोशिका का निर्माण होगा। और सबसे पहले ये जान लीजिए कि यह विभाजन आखिर होता कहाँ है। समसूत्री विभाजन को जैसे मैंने बताया कि पूरे शरीर में यानी कायिक कोशिका स्टोमेटिक सेल में होता है, तो यह कहाँ होगा, तो यह अर्धसूत्री विभाजन हमारे जनन कोशिका में होता है। और ये आपके ऑप्शन में भी यही लिखे रहता है, जनन कोशिका। जनन कोशिका। और मैंने बताया था कि मानव में, ह्यूमन में, हम लोग में जनन कोशिका कौन सा है, तो एक है आपका स्पर्म जिसको शुक्राणु कहते हैं, और एक है आपका ओवम जिसको हम लोग अंडाणु कहते हैं। ठीक है, ये जनन कोशिका। तो मैंने बताया 99% समसूत्री विभाजन होता है और 1% जो होता है बस यही आपका जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। और इसी जनन कोशिका के चलते लिंग का निर्धारण, मतलब बच्चा लड़का होगा लड़की होगी क्या होगा, बस इसी ये अर्धसूत्री विभाजन के चलते ही, मतलब ये विभाजन ही लिंग का निर्धारण करते हैं। तो अगर आपसे पास क्वेश्चन आए कि लिंग निर्धारण के लिए कौन सा विभाजन है, तो वह अर्धसूत्री विभाजन है। क्यों अर्धसूत्री? क्योंकि अर्धसूत्री इसलिए है क्योंकि देखिए विभाजन का मतलब ये है कि क्रोमोसोम का टूटना। मानव में आपके 46 होते हैं गुणसूत्र, ठीक है, तो 23 आपके जैसे 46 है तो 23 हो जाएंगे, आधा हो जाएंगे, अर्धसूत्री आधा हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और समसूत्री में बराबर। ठीक है, तो यह विभाजन, अब ये विभाजन थोड़ा सा प्रोसेस है, कैसे हो जाता है, 4 हो जाते हैं। देखिए उसमें होता है कुछ नहीं है। अर्धसूत्री देखिए ये मेल है और ये फीमेल है। देखिए मेल में क्या होता है ना, यहाँ कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जोड़े में रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए गुणसूत्र दो हो जाता है। एक आपका ऑटोसोम होता है और एक ओलोसोम। फीमेल में भी सेम गुणसूत्र 2 प्रकार के। ठीक है, एक होगा आपका ऑटोसोम और एक हो जाएगा आपका ओलोसोम। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, देखिए अब यहां से जब टूटना शुरू हो गए तो ये आपके जोड़े में रहते हैं। यहां से कितने आएंगे, यहां से देखिए ये आपका यहां आपके 44 रहते हैं। ठीक है, 46 होगा तो 44 है और यहां आपके 2 रहेंगे। ठीक है, मेल है तो यहाँ XX 2 रहेंगे। अब यहाँ से जब विभाजन शुरू होगा तो यहाँ से टूटकर अर्ध है आधा आएंगे, 22 आएंगे। ठीक है, और यहाँ से टूट के भी 22 आएंगे। कितना हो गया, 44। हमको लाना कितना है, 46, तो 44 हो चुका है। अब यहाँ से ऑटोसोम से एक आपका मेल से X और X में से कोई भी एक X जाएगा और यहाँ आपके फीमेल में से यहाँ होता है X और Y। ठीक है, गुणसूत्र X और Y, यहाँ से कोई भी X आ जाएंगे मान लीजिए, तो कितना हो गया, 46 हो जा रहा है। यहाँ भी 44, जैसे इसी तरह से यहाँ भी 22 आएंगे, इधर से 22, तो ये आपका कितना हो गया, हाँ 44 और 2 46। अब होता क्या है कि अब आप देख रहे हैं यहाँ कितना 46, यहाँ भी टोटल 46, यानी 92 होना चाहिए। अगर 92 हो गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, आदमी मतलब मानव नहीं हो के दानव बन जाएगा गुणसूत्र। इसीलिए देखिए आधा आधा बन के ये हो जाते हैं। अब जब X और X आ जाते हैं तब यहाँ मतलब लड़की होता है। फीमेल में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई, X और Y, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। जो मेल होते हैं उनमें X और Y गुणसूत्र पाया जाता है और जो फीमेल होता है उसमें X और X गुणसूत्र पाया जाता है। अब देखिए जब X और X बन रहे हैं यानी लड़की का उत्पत्ति हो रहा है, तो इस तरह आप देख रहे हैं कि कितने बार विभाजन हो रहे हैं, 1 2
3, 4, देखने में 2 लग रहा है बट ये 4 बार विभाजन हो रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि एक मदर सेल विभाजित होकर 4 संतति कोशिका, 4 डॉटर सेल में उसका निर्माण होता है। ये आपका अर्धसूत्री। इसलिए इसमें क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो क्वेश्चन भी आते हैं कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया किस में होता है, किस विभाजन में, तो ये आपका अर्धसूत्री विभाजन में होता है और ये थोड़ा टाइम टेकन है। समसूत्री विभाजन के कंपेयर में अर्धसूत्री विभाजन में समय ज़्यादा लगता है और सबसे कम विभाजन का समय किस में लगता है, असूत्री, जो कि आपके प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, एक बार समझ गए होंगे। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा डीपली पूछ दिया जाता है कि ऑटोसोम क्या है, तो ऑटोसोम याद रखिएगा, ऑटोसोम ही आपका लिंग का निर्धारण करने वाली गुणसूत्र है। जैसे मैंने बताया कि मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले कि कोशिका विभाजन कौन करता है, तो सेंट्रोसोम, ये बता दिया गया। ह्यूमन में सबसे तेजी से कोशिका विभाजन कहाँ होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि मानव में सबसे तेजी से, तो मानव के कौन से अंग में, तो वह आपका लीवर, जिसको हम लोग यकृत बोलते हैं, जिगर बोलते हैं, तो उसमें आपका कोशिका का विभाजन बहुत तेजी से होता है। अगर लीवर को देखिए, जब लीवर डोनेट किया जाता है, काट दिया जाता है, 100% में से 60% काट के किसी को 40% दे दिया जाए, तो वह लीवर आपके 1.5-2 महीने में रिकवर कर लेता है पूरी तरह से। तो लीवर, तो वह कौन सा अंग है जहाँ सबसे ज़्यादा तेजी से कोशिका का विभाजन हो जाता है, रिकवर कर लेता है, वह है आपका यकृत यानी लीवर। दूसरी क्वेश्चन आ जाती है कि वह कौन सा अंग है जहाँ मानव शरीर में वह कौन सा अंग है जहाँ कोशिका का विभाजन नहीं होता है। तो मैंने आपको जब बता रहा था कि तंत्रिका कोशिका यानी नर्व सेल जो कि आपके ब्रेन में होते हैं, वहाँ कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसलिए अगर कोई गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है या चोट लग जाती है उनके सर में, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि या आपको कोई पीछे से आके कस के मार देता है मारतुल से, तो क्योंकि वहाँ कोशिका बन ही नहीं रहा है, डेवलप नहीं हो रही है, इसलिए हेलमेट लगाना चाहिए। ठीक है, तो किस अंग में आपका कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो वह आपका नर्व सेल तंत्रिका कोशिका में। और सबसे तेजी से कोशिका विभाजन कहाँ होता है, वह आपका होता है कहाँ, यकृत लीवर में होता है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अर्धसूत्री विभाजन का ध्यान रखिएगा, एक नाम और है, अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। न्यूनकारी विभाजन पूछा जाता है, न्यूनकारी विभाजन किसे कहते हैं, तो वह आपका अर्धसूत्री विभाजन को कहते हैं। तो ये आपका था आपका सेल डिवीजन से रिलेटेड। यहाँ से अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।